ये क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे कराने की जरूरत है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। सी ऑप्शन। खुशबू सानी, इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट इज इफ 10 raised to 6 electrons per second are flowing through an area of cross section this the electric current will be, ये भी कर लोगे, ये भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। टाइम तो ऑलरेडी 1 सेकंड दे रखे, चार्ज कितना दे रहे हैं? 10 raised to 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1.6 इंटू 10 raised to -19 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कितना आएगा? कितना बताया आपने? बी ऑप्शन करेक्ट। यस सर। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज दिस। करंट और टाइम के बीच में रिलेशन है। कैलकुलेट द चार्ज फ्लोस थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन फर्स्ट 10 सेकंड्स। हमें बताएं हमें क्या करंट, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ना, तो क्यू किसके बराबर होगा? आई डी टी के। इंटीग्रेशन कर दो, तो टाइम की वैल्यू कितनी लोगे? टाइम की वैल्यू लोगे आपको 0 से 10 सेकंड्स। करके बताओ कितना बनेगा फटाफट से। मैं इंटीग्रेशन की वैल्यू सीधी लिख रहा हूँ, 2t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2, और ये बनेगा 0 से 10 सेकंड्स। कितना आंसर आ रहा है? 170। यस सर। अदिति आपका हुआ? अदिति हो रहा है नहीं हो रहा है यार, बता दो प्लीज। यस सर। बाकी सबका देखो, सिंपली टू का इंटीग्रेशन 2t, 3t का इंटीग्रेशन आएगा 3t स्क्वायर बाई 2, तो ये बना 20 प्लस ये कितना बनेगा? 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 डिवाइड बाई 2, 50, 150, तो आंसर आएगा 170। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, आपकी प्रैक्टिस करा रहे हूँ, वो टाइम से पहले हो जाने चाहिए आपके क्वेश्चन। फर्स्ट इज, नेक्स्ट इज द करंट इन ए कंडक्टर वेरीज विद टाइम एज दिस। आपको बताना है कितना चार्ज फ्लो होएगा। सेम काम करना है इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन आई डी टी। खुशबू आपको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत हो रही है तो पूछ लो प्लीज। खुशबू आंसर बता दो प्लीज, कितना आ रहा है? टू से 3 सेकेंड्स के बीच में पूछा गया ना। तो 2t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 2t स्क्वायर बाई 2। 3t स्क्वायर का बनेगा 3t क्यूब बाई 3। टाइम की वैल्यू है 2 से 3 सेकेंड्स। ये कट गया, ये और ये कट गया, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी। टाइम की वैल्यू है 2 से 3। एक बार 3 पुट कर दो, 3 3 9, और ये 27 -4 प्लस 8, तो ये कितना बने? 36 -12, सोल्व कर लो कितना बनेगा? 24। नेक्स्ट इज व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं करता, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते रहते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होती। एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाँ एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जीरो है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा वो पहले इधर जाएगा, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, टकरा के इधर दोबारा वापसी अपनी पोजीशन पे आ गया। क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसी वजह से नेट वेलोसिटी जीरो आंसर।
ये आपकी डीपीपीस थी जो कि काफी लेट अपलोड हुई है, पर आप मुझे बोला गया था कराने के लिए, तो मुझे करानी है। तो फर्स्ट डीपीपी हमारी सोल्व हो गई, सेकंड देख लेते हैं एक बार। ये हमारी सेकंड डीपीपी सर जूम कर दो थोड़ा। अभी दिख रही है? हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। देयर आर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पर सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि एन की वैल्यू आपको गिवन है। द करंट इन द वायर इज इतना, करंट की वैल्यू इतनी गिवन है। देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन इतने mm² एरिया। देखो आपको पता है करंट किसके बराबर होता है? करंट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉनिक करंट, नंबर डेंसिटी और एरिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, कितना बनेगा? आपको करंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.21। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको निकालनी है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता है 1.6। देखो नंबर डेंसिटी किस में गिवन है? पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, और ये mm² में गिवन है। तो आप इसको, आपको इसमें मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करके बताओ फटाफट से कितना बनेगा। मैं करूंगी, आप लोग कर लोगे कैलकुलेशन? सबसे पहले जो ना अपने n को सोल्व कर लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, 8.4 इंटू 10⁻²² पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1/100, 1/100, 1/100, और 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा 8.4 इंटू 10⁻28। एरिया कितना गिवन है? एरिया 1 mm²। स्पेस की कमी है, एरिया कितना गिवन है? एरिया इज 1 mm²। तो इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻6 मीटर²। ठीक है, तो करंट कितना है आपका? 0.21 एम्पियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको निकालनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नंबर डेंसिटी आया था 8.4 इंटू 10⁻22 28, सॉरी। तो मेरा स्पेस की कमी है, तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। और एरिया कितना है? 10⁻⁻6 मीटर²। तो एक हमने +6 किया तो -6 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको बस। कितना आंसर आ रहा है? सर सी आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd varies with intensity of electric field as per the relation। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मैंने आपको रिलेशन बताया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है e tau by n। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a current I is passing through a wire having two sections p and q of the diameters। आपका करंट किसी वायर से फ्लो कर रहा है और उसके दो सेक्शन है, एक का डायमीटर तो है d और एक का डायमीटर है d/2। तो इसको d/2 ले लेते हैं, इसको d ले लेते हैं। ठीक है, ये है p आपका, ये है q। If the mean drift velocity of electrons in the section p and q, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vp, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vq। आपको बताना है रिलेशन vp और vq। देख, हमें पता है एरिया एट पॉइंट p इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट p
इज इक्वल टू एरिया एट पॉइंट क्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी। पॉइंट पी का एरिया कितना बनेगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4, वेलोसिटी एट पॉइंट पी। इसका एरिया कितना बनेगा, पाई डी डी बाई 2 का स्क्वायर बाय 4 इंटू पी क्यू, क्यू बनेगा। यहाँ से अब इनकी रेशियो निकालो, इस 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा। कितना आंसर बन रहा है बताओ, सी। ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी हमारा डन। नेक्स्ट इज एक कंडक्टर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है आपको 40 सेंटीमीटर, और उस कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया है 10 वोल्ट। मान लो एक कंडक्टर है इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और यहाँ पे आपने 10 वोल्ट की बैटरी। फाइंड द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है मोबिलिटी किसके बराबर होता है, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको गिवन है वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ, क्योंकि ई हमारा किसके बराबर होता है, डीवी बाई डी आर ना। ई किसके बराबर होता है, डीवी बाई डी आर। डीवी मतलब पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, और लेंथ कितनी है सेंटीमीटर्स में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना आराम से। कितना आंसर आया आपको प्रवीण, कितना आया, डी आ रहा है, डी 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 बी बी डी 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 फॉर डॉग, दुबई। आंसर तो बी गिवन है सॉल्यूशन में। हाँ सर बी है, सर बी है। तो आंसर आदित्य आपको समझ में आ रहा है, खुशबू सानी आपको, नहीं आ रहा तो पूछ लो, मतलब ये मत समझना कि क्या चल रहा है क्लास में, क्योंकि ये टॉपिक्स हम कर चुके हैं तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी आ गए। नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी एट पॉइंट जे, करंट डेंसिटी है गिवन है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये चार्ज किस रफ्तार से फ्लो कर, चार्ज किस रफ्तार से फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली मींस इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का क्या मतलब, इलेक्ट्रिक। अगर आपको याद है मैंने आपको ये डेरिवेशन भी करवा चुका हूँ, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन, ये मैं करा चुका हूँ। आई आपका किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन जे डॉट ds। ये आई और जे के बीच में रिलेशन। अगर हमारा जे कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो ये हमारा बनता है जे डॉट इंटीग्रेशन ds, और ds का इंटीग्रेशन होता है टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या बनता है, जे डॉट एस। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। स्टार्ट यहां से करते हैं, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब क्योंकि एस हमारा कांस्टेंट है, जे हमारा कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ds का इंटीग्रेशन टोटल सरफेस एरिया। अब सिंपली आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, जे आपका जे कैप में है तो एरिया भी आपका जे कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका बनेगा 2 × 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 310,234 मीटर स्क्वायर। तो 4 0 से 4 0 कट जाएंगे, 3 दूनी 6, ऑप्शन सी आ जाएगा। आपके माइंड में डाउट आ जाएगा कि मैंने 4 0 क्यों लिखी, क्योंकि आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 4 0 से डिवाइड करना। तो अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, J1 J2 J3 आर द करंट डेंसिटीज, देन J1 रेशियो J2 रेशियो J3। देखो आपको कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन गिवन है, बोला गया यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है,
ठीक है, और यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। यहाँ से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर का एरिया। यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे 3 मीटर स्क्वायर का एरिया। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के ऊपर आपको बोलना है J1 J2 J2 की रेशियो निकाल। J1 मेरा क्या बनेगा, करंट डिवाइड बाय एरिया, यानी कि 1/1। J2 क्या मेरा बनेगा, करंट डिवाइड बाय एरिया। करंट कुछ मिस्टेक मैंने बोला है यहाँ पे, और करंट कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ सॉरी मैं क्या बोल, अगर आपकी कोई भी वायर है उसमें तो करंट आपका कांस्टेंट रहेगा। तो लेट्स से यहाँ पे आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, इसलिए मैं इसको ना एरिया मान गया और इसको करंट मान गया। लेट्स से आपका आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो फर्स्ट एरिया से जो जे बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, करंट डिवाइड बाय एरिया 1। J2 क्या बनेगा, करंट डिवाइड बाय एरिया 2। J3 किसके बराबर बनेगा, करंट डिवाइड बाय एरिया 3। अगर मुझे अभी इनकी रेशियो लेनी है, J1 रेशियो J2 रेशियो J3, तो कितना बनेगा, 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। अब हमारी रेशियो फ्रैक्शन में तो गिवन नहीं है। फ्रैक्शन में अगर रेशियो गिवन नहीं होती ना, तो ये जो डिनोमिनेटर्स होते हैं ना, ये जैसे 1 2 3, इन तीनों का प्रोडक्ट ले लो। मैं यहाँ पे दोबारा करूँ, 1/1 1/2 1/3, इन डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट ले लो, ये किसके बराबर बनेगा, 6। इस पूरी फ्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 6 3 2, तो आंसर बनेगा 6 3। बताओ समझ में आया नहीं, समझ में आया तो थम्स अप कर दो ताकि आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, द करंट डेंसिटी अक्रॉस अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r varies in magnitude according to the equation this। आपको मान लो एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, ये आपका एक सिलेंडर है ऐसे, इसका मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया। अब इस क्रॉस सेक्शन से ना जो करंट डेंसिटी है ना J, वो कैसे वेरी कर रहा है, J0 r/r। यानी कि अगर आप सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो, आपकी करंट डेंसिटी जो है बढ़ती जाती है। r तो इसकी रेडियस है, और ये r क्या है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे करंट डेंसिटी अलग है, यहाँ पे करंट डेंसिटी अलग है, यहाँ पे करंट डेंसिटी अलग है। मतलब करंट डेंसिटी इस बात पे डिपेंड कर रही है आप इस सेंटर से कितना दूर हो। जितना आप सेंटर से दूर जाते जा रहे हो उतना करंट डेंसिटी बढ़ती जा रही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेट्स से ये मेरा सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, इतने एरिया में कुछ और करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ कुछ और करंट फ्लो कर रहा है। मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जा रहे हो आपकी करंट डेंसिटी चेंज होती जा रही है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का इसको एक सिंपल सा तरीका है, देखो कैसे सोल्व करते हैं। कहाँ गया कहाँ गया, मान लो मैंने एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन मान लिया, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया, ये इसका सेंटर है। यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पे मैं एक रिंग ले रहा हूँ, dr रिंग, जैसे कि आप 11th में भी पढ़ के आए। ठीक है, कि मैंने एक रिंग ले ली जिसकी विड्थ है dr। ठीक है, सेंटर से r डिस्टेंस पे एक रिंग ले ली जिसकी विड्थ है dr। अब करंट किसके बराबर होता है, करंट होता है इंटीग्रेशन j डॉट ds। अभी ध्यान से देखो, j मतलब j की कौन सी डायरेक्शन होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है।
अब क्योंकि करंट तो बाहर आ रहा है प्लेन से, करंट तो यहाँ प्लेन से बाहर आ रहा है, मैं कलर रेड ले रही हूँ, मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस पूरी की पूरी रिंग में करंट जो है रिंग से बाहर आ रहा है क्योंकि मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है। तो जो करंट की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर, ये जो एरिया बनेगा ये भी प्लेन से बाहर बनेगा क्योंकि बीच में थीटा कितना है 0 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन जे नॉट आर बाई कैपिटल आर ds। ये स्मॉल एरिया एलिमेंट कितना लिख सकते हो, ये स्मॉल एलिमेंट इसको लिखेंगे 2 पाई आर dr। ये जो मैंने रिंग शेप का रीजन बनाया है इसका एरिया कितना बनेगा 2 पाई आर dr, मतलब ये सरकमफ्रेंस, ये जो रिंग शेप रीजन है इसका एरिया कितना बनेगा, इसकी सरकमफ्रेंस, ये इसकी जो सरकमफ्रेंस है मल्टीप्लाई बाय इसकी विड्थ। क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो स्ट्रेट एक स्ट्रिप बन जाएगी। तो स्ट्रिप की लेंथ कितनी है 2 पाई आर और इसकी विड्थ कितनी है dr, तो एरिया कितना बनेगा 2 पाई आर dr। तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 पाई आर dr कोस ऑफ 0 डिग्री। अब यहाँ से जरा ध्यान से देखो, जे नॉट 2 पाई और आर कांस्टेंट है, तो 2 पाई बाय आर जे नॉट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर dr, और इसकी लिमिट को कहाँ से पुट करूंगा, आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू कैपिटल, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट रिंग्स बनेगी और उन रिंग्स की कहाँ से वेरिएशन होगी, आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसको सोल्व करेंगे तो 2 पाई बाय आर जे नॉट आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा आर क्यूब बाय 3, तो ये बनेगा 2 पाई, एक आर से यहाँ एक आर स्क्वायर बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर जे नॉट बाय 3, ये आंसर है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो, वरना कोई डाउट है तो पूछ। आदित्य आपको समझ में आया है क्वेश्चन? ये वाली होगी, ये हो गई, चलो ये डीपीपी देखते हैं। आप मुझे आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, कब दे सकते हो? कल पॉसिबल है? फर्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या बनेगा। आपको एक ग्राफ दे रखे हैं वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है। जनरली हम ओम्स लॉ का ग्राफ बनाते हैं, वो बड़ा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, पर ये हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर है, नॉन ओमिक बोलना गलत होगा वैसे। ये ऐसा रजिस्टर है, ये ऐसा ग्राफ है किसी कंडक्टर के लिए जहाँ पे रेजिस्टेंस जो आपकी वेरिएबल है। अब आपको ये पूछा गया कि ये ग्राफ दे रखा है ऐसा वोल्टेज और करंट के बीच में, तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है, मतलब रेजिस्टेंस एट पॉइंट सी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट पॉइंट डी, रेजिस्टेंस एट पॉइंट सी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट पॉइंट डी। हमें पता है जब भी आपका वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ हो तो जो स्लोप होता है ना किसी भी पॉइंट का स्लोप, वो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है। जो स्लोप होता है किसी भी पॉइंट को रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है। तो अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स पे स्लोप बनाऊं, यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ स्लोप ऐसा होता है, फिर यहाँ स्लोप ऐसा होता है, यहाँ स्लोप ऐसा होता है, यहाँ स्लोप ऐसा, इसका मतलब धीरे धीरे आपका स्लोप जो है डिक्रीज करता जा रहा है। अगर स्लोप डिक्रीज करता जा रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस भी आपकी डिक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब ए की रेजिस्टेंस ज्यादा है, बी की रेजिस्टेंस कम है, सी की और कम है, डी की और कम है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बेस्ट मैच करेगा बताओ? दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, ये तो पॉसिबल नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सी बने, सी की रेजिस्टेंस बी से ज्यादा है, ये तो गलत हो जाएगा ना। सी नन ऑफ दिस होगा फिर तो। नन ऑफ दिस आएगा ना, क्योंकि मैंने जैसे आप ए से लेके डी तक जा रहे हो तो आपकी रेजिस्टेंस स्लोप जो है कम होता जा रहा है, स्लोप कम होता जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस कम होती जा रही है आपकी। सर y2 - y1 से क्यों नहीं करा?
किससे? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 से। हमें यहाँ पे गिवन ही नहीं है ना y2 y2 और x2 की वैल्यूज। सर स्लोप तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना, तो y2 की वैल्यू तो पिछले वाले y2 से तो बड़ी ही होगी। एक सेकंड दोबारा बोलना, क्या बोला आपने यहाँ पे इसमें? सर मतलब स्लोप तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो जो y के एक्सिस की वैल्यूज होगी वो तो रेज ही करेगी ना। एक हाँ, स्लोप का मतलब होता है, किसी भी चीज का स्लोप का मतलब होता है, अगर यहाँ पे x एक्सिस में 1 में चेंज है तो y एक्सिस में कितना चेंज हो। स्लोप का मतलब ये होता है, यानी कि y की वैल्यू बढ़ रही है। स्लोप का मतलब होता है अगर x की वैल्यू यूनिट 1 यूनिट बढ़ रही है तो y की वैल्यू कितनी यूनिट बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्राफ ले लूं ऐसा, एक ग्राफ तो ये है, ठीक है। अभी मान लो x की वैल्यू यहाँ 1 यूनिट बढ़ी और y की भी 1 यूनिट बढ़ी। एक दूसरा ग्राफ ले लेते हैं जरा, ऐसा ग्राफ। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ी, लेकिन y की यहाँ कितनी बन गई, 2 यूनिट बढ़ी। तो इसका सेकंड वाले का स्लोप ज्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप ऐसा है, यहाँ स्लोप और डिक्रीज हो गया, मतलब एक यूनिट x की वैल्यू पे y की वैल्यू कम चेंज हो रही है। फिर यहाँ पे एक यूनिट x की वैल्यू पे y की वैल्यू और कम चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो कितना चेंज है। और यहाँ पे स्लोप देखूंगा, x की वैल्यू इतनी चेंज हो रही है, y की चेंज ही नहीं हो रही, तो सबसे कम स्लोप यहाँ। स्लोप का मतलब ये होता है एक यूनिट x की वैल्यू चेंज होने में y की वैल्यू कितनी चेंज होने में, ये मतलब। नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्राफ बिटवीन I एंड वोल्टेज आइडेंटिफाई द पोर्शन कोरस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव रेजिस्टेंस। अब इसमें एक चीज पहले समझ लो, अगर आपको वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ गिवन है तो आपका जो स्लोप होता है वो आपको रेजिस्टेंस बताता है। अगर आपका करंट और वोल्टेज का बीच का ग्राफ होता है उसका स्लोप आपको 1/रेजिस्टेंस बताता है, या फिर हम बोल सकते हैं कंडक्टेंस बताता है, ठीक है। अभी वो क्या बोल रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब है 1/R आपका नेगेटिव होना चाहिए, तभी R नेगेटिव होगा। R कब नेगेटिव होगा, क्योंकि मेरा I और V के बीच का ग्राफ क्या बना है यहाँ पे, और I और V के बीच का जो ग्राफ है मुझे स्लोप देगा, स्लोप मतलब 1/R देगा। रेजिस्टेंस नेगेटिव कब होगा, जब 1/R नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। यहाँ स्लोप कैसा आ रहा है, बोला सेक्शन ए और बी के बीच में ध्यान से देखो, पूरे के पूरे में स्लोप पॉजिटिव आएगा, मतलब ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट इज बी और सी। बी और सी के बीच में ना स्लोप ना घटता 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 0 के बराबर हो रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। सीओडी के बीच में देखो, सीओडी के बीच में पूरा का पूरा स्लोप नेगेटिव है, ये है। अब आपको नेगेटिव पॉजिटिव का अगर याद नहीं है तो मैं उसको भी ब्रीफ कर देता हूँ। अगर हमारी कोई लाइन या फिर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, तो हमारा स्लोप होता है पॉजिटिव। अगर हमारा कोई भी लाइन या टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो हमारा स्लोप होता है नेगेटिव। तो इस पूरे ग्राफ में ऑब्ट्यूज एंगल आपका टी पोर्शन में बन रहा है अगर आप एक्स एक्सिस के साथ देखो। क्या है क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप करो ताकि हम आगे। इसका बताओ थर्ड, the voltage current variation of two metallic wires X and Y at constant temperature is shown. Assuming the wires have same length and same diameter. बताओ। सबसे पहली बात, अच्छा आप लोगों को समझ में आ भी रहा है, जबरदस्ती हाँ ना बोल। अभी आपको ग्राफ किस किस के बीच में गिवन है, ग्राफ गिवन है करंट और वोल्टेज के बीच में। करंट और वोल्टेज का बीच का ग्राफ क्या देता है आपको, 1/रेजिस्टेंस, इनका जो स्लोप। इसका मतलब जिसका स्लोप कम होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जिसका स्लोप कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। स्लोप कम किसका है,
वाई वाले का एक्स वाले का, वाई वाले का स्लोप ज्यादा है, तो इसका मतलब वाई वाले का स्लोप कम है, इसका मतलब वाई की रेजिस्टेंस ज्यादा आएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन या तो सी होगा या डी होगा, क्योंकि वाई की रेजिस्टेंस ज्यादा है, वाई का स्लोप कम है। हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। अब दोनों की लेंथ तो सेम ही है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। बताओ समझ में आया? अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई करो। ये तो क्लास में हो रहा चुका हूँ मैं, क्लास नोट्स में है मेरे, मैं नहीं करा रहा इसको, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है ये। यार देखो, रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये देखना है एल बाई ए की रेशियो निकालनी है। यहाँ पे एल बाई ए की रेशियो आएगी, सिंपल एल बाई ए। यहाँ पे एल बाई ए की क्या रेशियो बनेगी, 4 एल बाई, तो यहाँ पे एल बाई ए की क्या रेशियो बनेगी, एल बाई 4, मतलब एल बाई 4 है। तो मिनिमम किसकी आएगी, इसके लिए मिनिमम होगी ना रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई। सबकी रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि कॉपर वायर्स है, तो रेजिस्टेंस एल बाई ए रेशियो पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे एल बाई ए रेशियो सिंपल एल बाई ए बनेगी, यहाँ पे 4 एल बाई ए और यहाँ पे एल बाई 4 है, तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम। ये तो ये भी क्लास नोट्स में। A conductor with rectangular cross section has dimensions a, 2 and 4 as shown in the figure. The distance across AB is x, CD is y, x, y, z। अरे ये आप खुद से करो, ये भी मेरे क्लास नोट्स में है सब क्वेश्चन, क्लास नोट्स जैसा है, ये खुद से करो, होमवर्क करते हैं। इस क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार इस क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि ऐसा क्लास नोट्स में मैं करा चुका हूँ लगभग, थोड़ा तो उसका आंसर 5r/2 था जो मैंने क्लास नोट्स में कराया। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए मेटल वायर ऑफ लेंथ एल हैज रेजिस्टेंस आर। आपको एक वायर दिया है जिसका रेजिस्टेंस है आर, हाफ ऑफ लेंथ इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली सच दैट फाइनल लेंथ ऑफ वायर बिकम्स 2l। आपको एक वायर गिवन है जिसकी लेंथ है और उसकी रेजिस्टेंस है आर, इसका मतलब आधी रेजिस्टेंस कितनी होगी, r/2 और r/2। अब आपने इसके आधे पोर्शन को ना खींच दिया, इस l/2 को खींच दिया, इतना खींच दिया कि जो टोटल लेंथ है ना वो 12 हो गई। इसको देखते हैं, ये आपका r/2 है रेजिस्टेंस और ये लेंथ है l/2। अब टोटल लेंथ 12 होगी, 12 कैसे होगी, जब मेरी ये जो लेंथ थी, ये वाली लेंथ, इसको मैं खींच के 3l/2 बना दूं, इसको खींच के मैं 3l/2 बना दूं, तभी तो टोटल लेंथ 12 बनेगी, 3l/2 प्लस l/2। अब जरा ध्यान से देखो जरा, ये पहले l/2 थी, अब ये 3l/2 होगी, इसकी लेंथ में कितना चेंज आया है, 3 टाइम्स चेंज आया। अगर लेंथ n टाइम्स चेंज हो जाती है तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस n² टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, तो मतलब 9r 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस पहले r/2 थी, अब बन जाएगी 9r/2, और इसके रेजिस्टेंस तो r/2 ही थी, r/2 प्लस 9r/2, r/2 प्लस 9r/2 यानी कि 5r आपका आंसर, ऑप्शन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो थम्स अप कर दो, वरना कोई डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो यार खुद से ट्राई। देयर आर n सिमिलर कंडक्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस r। आपके पास n कंडक्टर्स है जिनकी रेजिस्टेंस r है, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी x व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब आपके पास n तरह n जो है सेम रेजिस्टेंस है, आपको आपको ना उन्होंने सॉरी, आपने उनको पैरेलल में अरेंज करा है, ऐसे पैरेलल में अरेंज करा n रजिस्टर्स को। अब आपका रिजल्टेंट कितना है, x आया,
एक्स एक्चुअली किसके बराबर आएगा, आर बाय एन के, ये तो हम पढ़ चुके हैं। जब आप उनको सीरीज में कनेक्ट करोगे, तो आपने उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया ऐसे, तब आपकी लेट्स से रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट वाई का, और ये किसके बराबर है, एन आर के बराबर है, ठीक है। अब आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, देखो एक्स है आपका आर बाय एन, वाई है आपका एन आर, आपको वाई चाहिए एक्स एक्स की टर्म्स में, तो सिंपली क्या करो, डिवाइड कर दो, वाई बाय एक्स क्या बनेगा आपका, एन आर डिवाइड बाय आर बाय एन, तो बन जाएगा वाई आपका एन स्क्वायर एक्स, ये एक्स भी इधर मल्टीप्लाई चलेगा, ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन आदित्य एंड आदित्य, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज थम्स अप कर दो। ये क्वेश्चन होमवर्क है क्योंकि मैं सर्किट के बहुत क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, ये भी होमवर्क है, ये भी मैं क्योंकि आपको सर्किट्स के बहुत क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन करते हैं जरा, ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए, एक वायर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है ए और जिसकी लेंथ है, इस वायर की रेजिस्टेंस है इस बेंट इनटू कंप्लीट सर्कल, आपने इसको एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स, टू डायमेट्रिकली अपोजिट, कोई भी डायमीटर ले लो, कोई भी डायमीटर, लेट्स से मैंने ये डायमीटर, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, तो बोल रहे कि इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या रेजिस्टेंस है, तो हमें जब मैंने आपको बताया था जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है उनको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। अब देखो अगर यहाँ से करंट ऐसे चलेगा तो करंट के पास दो रास्ते बच जाएंगे, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। अगर ये टोटल वायर की डिस्टेंस आर थी तो ये मेरी आधी वायर है, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी आर बाई टू, और ये दूसरी आधी वायर है, इसकी डिस्टेंस भी आर बाई टू हो जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक आर बाई टू की डिस्टेंस ऐसे और एक आर बाई टू की डिस्टेंस ऐसे, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट रखा, तो ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी, आर बाई। अगर ये समझ में आया तो फटाफट से बता दो थम्स अप करके, वरना आगे बढ़ते हैं। अभी ना क्लास में बैठे बैठे इस क्वेश्चन को सोल्व करो फटाफट से। आपको बताना है आर फोर रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, ये आर फोर है, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल। आप सिंपली क्या करो, पहले आर थ्री और आर फोर को ना पैरेलल में इनको एक रेजिस्टेंस बना दो, ये कितनी बनेगी 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 90, तीन दिए तीन, ये 20 ओम का रजिस्टर बन जाएगा। तो आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आपकी 3 वोल्ट की बैटरी, ये 50 ओम की रेजिस्टेंस, फिर ये एक 50 ओम की रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक 20 ओम की और एक 30 ओम की। आपको इस 20 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो क्या करो, ये दोनों सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल में, ये कितना बनेगा 50 और ये कितना 50, 50 50 बन जाएगा 25। सर्किट में करंट निकालो, सर्किट में कितना करंट आएगा, मान लो कुछ आई अमाउंट ऑफ करंट गया सर्किट में, अब यहाँ भी 50 ओम है, यहाँ भी 50 ओम है, आधा आधा बन जाएगा, आई बाई टू चला जाएगा इधर। अगर आपको आई बाई टू की वैल्यू पता लगी, उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का कि आप आंसर करो। आप लोग कर रहे हो तो एक बार थम्स अप कर दो ताकि मुझे पता लग जाए एटलीस्ट आप परफॉर्म तो कर रहे हो। सबसे पहले सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, फिर करंट निकालो, करंट निकाल के वोल्टेज निकालो।
ए ऑप्शन। सर्किट में करंट कितना आया? टोटल करंट, टोटल सर करंट पूरे कितना? सेकंड, सर क्या? पूरे सेकंड में 1/25 आया है। 1/25, वेरी नाइस। 3/75 आ रहा होगा ना? यस सर वही आ रहा है। देखो यार, ये 20 और 20 50, 50 और 50 मिलके 25 बना देगी। तो मैं दोबारा सर्किट बनाऊंगा ऐसे ही? ये 50, ये 25, और सर्किट में करंट फ्लो करेगा आई। आई किसके बराबर होगा? 3/75, यानी कि 1/20। अब सर्किट में 1/25 करंट ऐसे गया, ऐसे गया। यहाँ भी 50 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 50 ओम की resistance। तो ये कितना जाएगा? 1/50 करंट जाएगा, आधा हो जाएगा 1/25। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1/50, 10 से 10 0.4 वोल्ट का। समझ में आ गया तो बताओ, थम्स अप कर दो। आदित्य आपको? अच्छा एक चीज और बता दो, मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, कब दे सकते हो आप? जल्दी से बता दो एक बार। कल दे सकते हो एक्स्ट्रा क्लास या आज? प्रवीण, जवाब दे दो आप। सर जब आपका मन करे। आप बता दो ना, आपने तो कल रिवीजन क्लास भी नहीं ज्वाइन करी थी पिछली बार। तब सर मैं उस समय सो जाता हूँ। 2 बजे सो जाते हो? 12 बजे सो जाता हूँ, 12 11:30 बजे। फिर उठते कब हो? सर 1 1:30 बजे उठता हूँ फिर। तो बताओ कब लें फिर। अदिति आप बताओ। सर आज या कल में ले लो, फिर हो जाएगा। कल सुबह आपकी क्लास है? हेलो हेलो। सर फिजिक्स की? नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स की। हाँ सर वो तो क्लास है ही कल। कल 3 बजे ले लें? नहीं, कल तो यार लगातार 2 घंटे की क्लास होगी। आज 3 बजे ले लें? प्रवीण है ना अदिति, आज 3 बजे ले लें क्या? सर 3 बजे तो नहीं हो पाएगा आप। क्यों? सर क्योंकि 2 बजे तो वैसे भी रिवीजन क्लास से छूटती है, फिर उसके बाद मैं अपना पढ़ने पे लग जाती हूँ तो। तो ऐसे है ना, डेली आपका 2 बजे तक तो है ही अब टाइम टेबल, डेली का देखा जाए तो 3 बजे का ही टाइम बचता है फिर। 4 बजे कर लो। बताओ बताओ अदिति जल्दी। सर रात में नहीं ले सकते क्या, मतलब ये कुछ 8:30 सब बजे के आसपास? अब तो थोड़े बहुत बच्चे आ रहे हैं, फिर तब भी नहीं, वो इतने भी नहीं आएंगे, ये बात है। सर सर फिर तीन जैसा सामान। क्या? 3 ही तो आ रहे हैं। चलो आप बताओ, एक फाइनल टाइम बताओ, जो आपकी मर्जी, एक फाइनल टाइम आज। अदिति, एक सर फाइनल। मेरे हिसाब से तो सर रात में ही ले लो सर, 8:30 बजे के आसपास। 8 कर लो फिर, ठीक है? ओके सर। चलो ये क्वेश्चन करते हैं एक बार। बाय सेल ऑफ करंट, by a cell, a current of 0.9 ampere flows through a resistance of 2 ohm resistor and 0.3 ampere through 7 ohm resistor. The internal resistance of the cell is। आपको ये बोल रखे है कि आपको ना तो एक बैटरी दे रखी है, ठीक है? उसकी ईएमएफ है E, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R। अब आपने क्या करा, एक बार तो उसको 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया,
और एक बार आपने उसको 7 ओम रजिस्टर के क्रॉस लगा दिया, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ तो सेम ही है। पहले सर्किट में करंट 0.9 एम्पियर फ्लो कर रहा था और बाद में 0.3 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो आपको बताना है कि सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। देखो यार, हमें पता है करंट किसके बराबर होता है, ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन बनाऊंगा, करंट कितना है 0.9, ईएमएफ कितनी है आपकी ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 0.9 इंटू आर प्लस 2 इज इक्वल टू ई। सेकेंड इक्वेशन बनेगी आपकी करंट कितने सेकंड में 0.3 आर प्लस 7 इज इक्वल टू ई। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, द ईएमएफ ऑफ ए सेल E in volts internal, the potential drop across the cell will be, बोल रहा है ईएमएफ। थर्ड क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से, इजी है। करंट किसके बराबर होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल इंटरनल। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ये कर लेना खुद से। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सेल्स, दो सेल्स हैं आपको, एक है 2 वोल्ट, दूसरा भी 2 वोल्ट है, हालांकि इंटरनल रेजिस्टेंस है। आपसे पूछते तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, दोनों सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। देखो जरा ध्यान से, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, एक सेल ये रही 2 वोल्ट की और एक इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1, ये 2 वोल्ट। फिर दूसरी सेल 2 वोल्ट ये रही, 0.3 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस, और नीचे एक और 0.2 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। सबसे पहला काम, सर्किट में करंट बताओ कितना है। करंट बनेगा टोटल करंट, टोटल वोल्टेज यानी कि 4 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल करंट, कितना बनेगा 0.1, 0.3, यानी कि कितना बना 0.4, 0.6। ये ऊपर जाके 10 चला जाएगा, 2 2 सा 2 3 सा, तो करंट की वैल्यू बनी 20/3। ये आंसर, ये करंट 20/3। इतना समझ में आया तो एक बार थम्स अप करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम शायद रात को मिलेंगे 8 बजे। अभी यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था
कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बस। अगर कोई बैटरी डिस्चार्ज करती है उसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई माइनस आई आर। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसकी वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट। पहले इस वाले सेल के लिए निकाल लेते हैं, स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। वोल्टेज है 2 वोल्ट, माइनस करंट कितना है 20/3, रेजिस्टेंस कितनी है 1/10। इसको काट दो तो 2 माइनस 2/3 इसको सोल्व कर लो, 3 एलसीएम आ जाएगा, 6 माइनस 2 4/3 वोल्ट। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 4/3 वोल्ट है पोटेंशियल। सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, ई माइनस आई आर टू। इसको सोल्व करके कितना बन रहा है जरा मुझको आंसर बताओ। सेकंड सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो मुझे बताओ सोल्व करके। फर्स्ट सेल के अक्रॉस तो आया 2 माइनस आई इज 20/3 इंटू 1/10। तो इसको सोल्व करा तो यही बन रहा है 2 माइनस 2/3। इसको सोल्व करके बताओ कितना, ई माइनस आई आर 0 आ रहा है। 0 इज द राइट आंसर। इसका मतलब ऑल्दो यहाँ पे सर्किट में बैटरी लगी हुई है पर इंटरनल रेजिस्टेंस की, सभी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ऐसा गेम बन रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जीरो पोटेंशियल पे है। जीरो पोटेंशियल पे, जीरो नहीं सॉरी सेम पोटेंशियल पे, नॉट जीरो। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका सेम पोटेंशियल। ठीक है, अभी ये चौथा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। बाकी आपको एक बार ट्राई करना है कौन कौन से क्वेश्चन मैं मार्क करता हूँ, बाकी एक बार ट्राई कर लेना। ये वाला ट्राई करना, ये इंपॉर्टेंट है। इन मिक्स ग्रुपिंग ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये मैं करा दूं। और ये भी आप लोग, ये तो हो जाएगा आपको, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको अभी तक जितनी डीपीपीस मिली थी सारी करा दी है। तो क्लास अभी खत्म करते हैं। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो शाम को हम मिलते हैं।